ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ मेजरमेंट। कंसंट्रेशन सेल्स हम लोगों ने पढ़ ली थी। कंसंट्रेशन सेल्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती, अलग अलग हमने कर लिया था। फिर उसका ईएमएफ भी मेजर कर लिया था हम लोग। फिर जो ईएमएफ मेजर किया गया था तो उसको अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम लोग कर रहे थे। हमने कर लिया था क्या, इन डिटर्मिनेशन ऑफ, मैं एक बार जस्ट रिमाइंड सा करवा देता हूँ आप लोगों को। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया था। दूसरा था इन डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसीज ऑफ आयंस, आयंस की वैलेंसीज भी निकाली थी ऑफ आयंस। बहुत सिंपल है, आप लोगों को सिंपली ये रिलेशन याद रखना है। विदाउट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इसकी जो वैल्यू आई थी A2/A1। आप लोग अगर मीन एक्टिविटी लेते हैं, अगर इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो दोनों की एक्टिविटी, अगर सिर्फ एक आयन की लेते हैं तो आप लोग डायरेक्ट एक्टिविटी ही लिखेंगे, अदरवाइज यू कैन राइट हियर द मीन एक्टिविटी। तो यहाँ से साफ पता चलता है आप E की वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं और E पता चल जाए तो डेल्टा G0 भी पता कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रिलेशन मैं बता चुका हूँ नास्ट इक्वेशन अप्लाई करके। यहाँ से N की वैल्यू भी बता सकते हैं। और अगर आपने स्पेरिंगली सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं तो उससे आप सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट यू कैन आल्सो मेजर। ये हो गया था। फोर्थ था इन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। मैंने बताया था कि एक्टिविटी जो है वो होती है एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू मोलैलिटी। ये एक्सपेरिमेंटल टर्म है, ये हमने निकाली थी गामा की वैल्यू, तो वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। फिफ्थ था इन डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर को कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन सी सेल इंक्लूड करनी पड़ेगी? यू हैव टू स्टडी अबाउट द सेल विच इज हैविंग द कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन आई थी RT/F नेचुरल लॉग ऑफ M गामा पॉजिटिव नेगेटिव 2 डिवाइडेड बाय M गामा पॉजिटिव नेगेटिव 1। ये हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, डिराइव कर चुके हैं ये रिलेशन, तो ये हमने कर लिया था। सिक्स्थ एप्लीकेशन जो हम लोग कर रहे थे दैट इज इन डिटर्मिनेशन ऑफ pH। pH मेजर करने में भी ये यूज करते हैं। तो ये चल रही थी हमारे पास, मैं एक बार इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो क्या थी एप्लीकेशन? तो ये छठी एप्लीकेशन हमारी चल रही थी। इसमें मैंने मैक्सिमम पार्ट बता दिया था, बट एक क्योंकि मैंने बताया कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा, इसके लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, कुछ पार्ट छोड़ दिया था। इन डिटर्मिनेशन ऑफ pH मेजर करने में भी हम क्या यूज कर सकते थे? EMF को यूज कर सकते थे। pH आप सबको पता है इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कह लो या फिर pH कह लो, ये मेजर भी हम लोग EMF को यूज करके कर सकते थे। अब क्या, कैसे EMF कैसे मेजर किया जाता है? तो EMF मेजर करने के लिए आपके पास दो हाफ सेल होनी चाहिए। एक तो वो सेल होनी चाहिए जिसका आप लोगों ने अननोन, जिसमें सैंपल सॉल्यूशन रहेगा, और एक क्या रहेगी आपके पास? रेफरेंस इलेक्ट्रोड रहेगा। रेफरेंस इलेक्ट्रोड बच्चों याद रहे कि हम लोग ज़्यादातर कौन सा यूज कर रहे थे? कार्लोमल इलेक्ट्रोड। तो ये कार्लोमल इलेक्ट्रोड था, इसमें यहाँ पे मरकरी लिया गया था, फिर मरकरी का पेस्ट लिया गया था। यहाँ पे इसको इस तरीके से दिखा देते हैं, अभी बहुत बार फिर से यूज होगा। Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड, और ये था मरकरी, और इसके ऊपर सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन। हाँ, ये बात मैं शायद पहले यूज नहीं कर रहा था, लेकिन अब बता दूं कि इस कार्लोमल इलेक्ट्रोड को ज़्यादातर बोला जाता है सैचुरेटेड कार्लोमल इलेक्ट्रोड। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज़रूरी टर्म है, क्योंकि कई सारे न्यूमेरिकल में लिखा गया है कार्लोमल इलेक्ट्रोड, इसको बोला जाता है ज़्यादातर। यही हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, और ये SCE लिखा मिलेगा, दिस इज सैचुरेटेड कार्लोमल इलेक्ट्रोड। तो इसको यहाँ से ये साल्ट ब्रिज बन जाएगा, साल्ट ब्रिज बना दिया, ये बन चुका है।
ये सैचुरेटेड कार्लोमल इलेक्ट्रोड है, यहाँ से प्लेटिनम वायर जाती है, ठीक है। और ये है हमारे पास वो जो इलेक्ट्रोड जिसको हमें इससे कनेक्ट करना है, इससे कनेक्ट करना है थ्रू दी पोटेंशियोमीटर, ताकि ईएमएफ मेजर हो जाए। यही काम करते थे। तो अब हमें ये इलेक्ट्रोड लेना है। याद रहे जब पीएच हम लोग यूज कर रहे थे, तो फॉर मेजरमेंट ऑफ पीएच दी सैंपल सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड, या तो सैंपल सॉल्यूशन कह दे या फिर एक ऐसा इलेक्ट्रोड आपने यूज करना है, इलेक्ट्रोड हुज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू किस पे डिपेंड करे, पोटेंशियल वैल्यू डिपेंड्स ऑन पीएच। तो आपको सैंपल सॉल्यूशन में ऐसा इलेक्ट्रोड यूज करना है जिसकी जो ईएमएफ है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करे, ऑन पीएच और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे। तो ऐसे इलेक्ट्रोड्स हमने बताए थे। कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स यूज हो सकते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज हो सकता है, इट कैन बी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसके अलावा क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड था, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड मैं बता चुका हूं दोनों के दोनों को, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। अब तीसरा इलेक्ट्रोड हम लोग कर रहे थे, तो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन। तो यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की भी रिलेशन निकाल चुके थे, और इसमें हमें पता चला था कि जो पीएच आएगी वो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, बाकी सभी में रिलेटिव आती है। दिस इज क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। सो नाउ द थर्ड वन इज, जिससे हमें आज स्टार्ट करना है, दैट इज द ग्लास इलेक्ट्रोड्स। तो तीसरे टाइप का इलेक्ट्रोड आ रहा है। तो हमारी एप्लीकेशन जो थी, छठी एप्लीकेशन इन डिटरमिनेशन ऑफ पीएच, उसी में तीसरे टाइप का जो इलेक्ट्रोड हमने यूज करना है, जो अननोन सैंपल में इमर्स करना है, वो कौन सा इलेक्ट्रोड होगा? दैट विल बी दी ग्लास इलेक्ट्रोड। वो क्या होगा? ग्लास इलेक्ट्रोड, या फिर इसको क्या भी बोल देते हैं, और ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड, ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड। मैं पहले भी बता चुका हूं, ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स। अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, आपको जाननी चाहिए, प्रैक्टिकल में भी काम आएगी। इसको भाई ये किस कैटेगरी में आता है? आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड कैटेगरी में, सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड। तो एक एक चीज को क्लियर करूंगा ताकि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाए ट्रांसपेरेंट एकदम से। तो ग्लास इलेक्ट्रोड, पहली बात समझ गए होंगे, पीएच मापनी है, तो इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बदलने से क्या होना चाहिए? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज होना चाहिए। मतलब दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिपेंडिंग ऑन दी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट? दैट इज डिपेंडिंग ऑन दी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग इट। तो ग्लास इलेक्ट्रोड क्या है पहले तो जानते हैं। The electrode in which electrode potential depends on the concentration of hydrogen ion and nature of glass. ग्लास इज नॉन एज, उसको बोला जाता है नॉन एज ग्लास इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और नेचर ऑफ ग्लास, मतलब ग्लास के कांटेक्ट में जो सॉल्यूशन आए उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे और नेचर ऑफ ग्लास पे डिपेंड करेगा, वो होगा क्या? ग्लास इलेक्ट्रोड। अब जो ग्लास यूज किया जाता है, ग्लास यूज्ड इन मेकिंग ग्लास इलेक्ट्रोड्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट तो लो होगा, एंड हाई कंडक्टिविटी, और इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? हाई होगी।
तो जनरली जो है, जनरली सोडा ग्लास इज यूज्ड in making ग्लास इलेक्ट्रोड्स। मैं बताऊंगा सोडा ग्लास क्या है। ग्लास इलेक्ट्रोड में ज्यादातर क्या यूज किया जाता है? सोडा ग्लास यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है सोडा ग्लास? इट इज कंसिस्टिंग ऑफ, ये जो सोडा ग्लास है कंसिस्टिंग ऑफ सिलिका, सोडियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इनको क्या भी बोलते हैं? सोडा ग्लासेस आर आल्सो नोन एज दी सोडियम सिलिकेट्स। ठीक है, जैसे कि बोरोसिलिकेट्स होते हैं, ये हैं सोडियम सिलिकेट्स। तो सोडियम सिलिकेट्स हैं, ये लगभग 74% होता है, ये 22% होता है और ये 4%। तो ये है ऐसा सेल। अभी भी थोड़ा समझ में आया होगा। ग्लास इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल डिफरेंस, अभी तक पोटेंशियल डिफरेंस किस वजह से जनरेट होता था? जो जैसे तुमने नोबल मेटल ही ले ली, नोबल मेटल से वो इलेक्ट्रॉन ले रहा था, दे रहा था, ऐसे ही होता था। लेकिन ग्लास इलेक्ट्रोड में कभी भी ऐसा नहीं होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। मैं लिख देता हूं, इन ग्लास इलेक्ट्रोड्स electrode potential is generated due to, किस वजह से जनरेट होता है? जनरेटेड ड्यू टू ट्रांसफेरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन across the glass membrane to or from, मतलब या तो उसकी तरफ या उससे, टू और फ्रॉम द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड अननोन या सैंपल सॉल्यूशन। अभी एक एक करके सारी बातें आपको समझाता हूं, मिटाएंगे नहीं इसको, इतनी देर तक इसको लिखा रखेंगे। ठीक है, मैं एक बार जस्ट बेसिक आइडिया दे देता हूं। आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड, एक चीज समझ गए, ग्लास इलेक्ट्रोड क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसकी वजह से जनरेट होता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और नेचर ऑफ ग्लास की वजह से जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो, वो है ग्लास इलेक्ट्रोड। ग्लास जो यूज होगा, अब स्पेशल टाइप का लेना पड़ेगा, अदरवाइज तो ग्लास तो हम वैसे भी यूज करते हैं नॉर्मल, खासकर बोरोसिलिकेट, तो क्या उसमें जनरेट होगा? नहीं। उसके लिए कंडीशन है कि उसकी कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। मैं फिर बता दूं, ग्लास ऐसा लेना है जिसकी कंडक्टिविटी हाई हो। मैं फिर बता दूं, ऐसा है कि वो सारे ग्लासेस में जिस ग्लास की सबसे ज्यादा होगी, इसके बावजूद भी वो बहुत हाई रेजिस्टेंस शो करते हैं, बट जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस हो वो वाला ग्लास यूज करना है। कौन सा यूज करते हैं हम लोग? ज्यादातर सोडियम सिलिकेट्स, जिनको सोडा ग्लासेस भी बोलते हैं। ग्लास इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल किस वजह से होता है? ये टर्म है आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड है ये। कैसे? ये जो ग्लास है, द ग्लास used in glass electrode allow only hydrogen ion to pass through it। ठीक है, ये ही पास हो, बस यही है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। सो इट इज सिलेक्टिव इन पैसेज ऑफ आयंस, कि कौन सा आयन पास होगा ये उसके लिए सिलेक्टिव है। ठीक है, अभी कंस्ट्रक्शन बताऊंगा, उसके बाद आई विल राइट द इक्वेशन। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर होगा। यहीं लिख देता हूं कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड, कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रोड क्या है इस कंस्ट्रक्शन? इट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्लास, जो कि सोडा ग्लास है, एंड a bulb is produced by blowing air
क्या करेंगे, एक कैपिलरी सी ले लेते हैं, उसको अंदर नीचे से बंद कर देते हैं, फिर एयर ब्लो करके उसके अराउंड क्या बना देते हैं, उसके बॉटम में एक बल्ब बना देते हैं, दैट इज ग्लास बल्ब। इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसकी जो वॉल है वो बहुत थिन है, इट इज ऑफ वेरी थिन वॉल। क्लियर है, ये वही ग्लास चल रहा है। इसके अंदर अब क्या करते हैं, यहां से अब समझना शुरू हो जाएगा आप लोगों को। तो यू आर हैविंग अ सॉल्यूशन ऑफ, अब देखें, ध्यान से देखें, वहां पे ये भर दिया यहाँ पे, और यहाँ पर ये लगा दिया है। सिल्वर भी डाल सकते हो, सिल्वर कोटेड विद सिल्वर क्लोराइड, ये भी डाला जा सकता है। और यहाँ पर एक नॉन पीएच या नॉन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लेना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, ऑफ नॉन कंसंट्रेशन, जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपको पता है। तो ये क्या ले लिया यहाँ पे, 0.1 मोलर HCl ले लिया। तो ये है ग्लास इलेक्ट्रोड। क्लियर है, अब इसको किस में रखा जाएगा, इसको रखते हैं सैंपल सॉल्यूशन में। ये सैंपल सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ भी क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन ही होने चाहिए। तो दिस इज दी सैंपल सॉल्यूशन, दिस इज दी सैंपल सॉल्यूशन, ये है सैंपल सॉल्यूशन। क्लियर है, यहाँ पे सैंपल सॉल्यूशन रहा आपके पास। क्लियर, मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया है। ये सैंपल सॉल्यूशन अननोन पीएच का है या ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, जिसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमें नहीं पता है। लेट इट बी HCl, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ चुकी है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्लास इलेक्ट्रोड। तो ये ग्लास है, दिस इज सोडियम सिलिकेट ग्लास, सोडा ग्लास ही लिख देता हूँ, सोडा ग्लास, ठीक है। ये बना हुआ है, यहाँ पे ये आपके पास 0.1 मोलर HCl का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन आयन कैसे पास होती है, हाइड्रोजन आयन का ट्रांसफरेंस ऐसे होगा। अब मेरे हिसाब से वो पॉइंट क्लियर होगा। दिस इज सोडियम ग्लास, दिस इज सोडियम ग्लास, ग्लास से सोडियम है। दिस इज हाइड्रोजन आयन ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से है। अब ये क्या होगा, पहले ट्रांसफर चलेगा किधर, ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से कहाँ पे चला गया, ये चला गया सैंपल सॉल्यूशन के अंदर, सैंपल सॉल्यूशन, और ये सोडियम ग्लास, ठीक है। सोडियम ग्लास के अक्रॉस ये चीज चल रही है। तो थोड़ी देर तक यहाँ चलेगा और फिर कहाँ पे चलने लगेगा, वो वापस आना शुरू हो जाएगा और इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप लोगों को रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड ही कंसीडर करने हैं। तो बस ये आपको इक्वेशन मिलेगी। तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रोड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड, दिस इज सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर कोटेड विद सिल्वर क्लोराइड। और ये क्या किस में डाल दिया गया है, ये डाला गया है HCl ऑफ 0.1 मोलर, 1 मोलर कंसंट्रेशन का है। और कहाँ पे बाद में क्या रखा गया है, दिस इज द सैंपल सॉल्यूशन, दिस इज सैंपल सॉल्यूशन, ये सैंपल सॉल्यूशन है। सो दिस इज अबाउट द रिप्रेजेंटेशन, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड की HCl के साथ में है और फिर सैंपल सॉल्यूशन है। अच्छा एक चीज रहेगी भाई, सॉरी, क्या रहेगा, ग्लास, दिस इज ग्लास और ये है सैंपल, दिस इज द सैंपल सॉल्यूशन। क्लियर है, बीच में ग्लास आएगा, इधर सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड का है इलेक्ट्रोड, यहाँ पर क्या है HCl है, और इधर फिर ग्लास है और फिर सैंपल सॉल्यूशन है। क्लियर है, सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रोड। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो अब भी इसको हमें यूज करना है, कैसे यूज करेंगे, पहले तो अभी एक बार इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का, ग्लास इलेक्ट्रोड की। तो इफ ग्लास इज एक्टिंग एज, कैसे एक्ट कर रहा है, एक्टिंग एज कैथोड, कैथोड, कैथोड का काम करेगा तो क्या मिलेगा, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ ऑफ H2। तो इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव टू H2 गिव्स व्हाट, ग्लास इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन तो यही होगी ना, और तो कुछ नहीं होगा। सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड का इलेक्ट्रोड। अच्छा एक चीज जरूरी नहीं है कि सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड ही यूज करो, यू कैन आल्सो यूज द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। जब प्लेटिनम यूज करते हैं तो इसकी मोलरिटी 1 लेते हैं,
ठीक है, वी यूज दी मोलरिटी 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। तो इफ ग्लास इज एक्टिंग एज कैथोड तो क्या होगा, E ऑफ H पॉजिटिव, इस पे रिडक्शन होगा, यू विल गेट E नॉट ऑफ H पॉजिटिव टू H2 टू माइनस RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय H पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर ले जाते हैं, ये करवा चुका हूँ इसलिए थोड़ा फास्ट कर देते हैं, H पॉजिटिव नेगेटिव, इसको आगे ले आओ, ये तो जीरो हो जाएगा। तो व्हाट इज इट, दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ग्लास इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर आएगी, अगर हम लोग इसकी बात करें तो वो किसके बराबर आएगी, दैट विल बी इक्वल टू, नो डाउट दिस इज इक्वल टू जीरो, ये तो जीरो के ही बराबर है, पर क्या यहाँ पर ग्लास का भी तो आएगा ना। यहाँ पे अगर हम बात करें E नॉट ऑफ सेल अगर बनती तो क्या आता, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, ऐसा नहीं आता क्या, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। तो यहाँ से हमारे पास ग्लास का इलेक्ट्रोड भी आ जाता एंड E नॉट ऑफ हाइड्रोजन आयन टू हाइड्रोजन, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले ही बात चुका हूँ, ग्लास इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग एज कैथोड, तो कैथोड का काम करा ग्लास इलेक्ट्रोड, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो यहाँ से इसको ग्लास ही लिख देता हूँ, E नॉट ऑफ ग्लास, नॉट E नॉट ऑफ H पॉजिटिव। तो E ऑफ G, E नॉट ऑफ G माइनस what will be its value 2.3033 into RT by F log of H पॉजिटिव, माइनस है, माइनस माइनस प्लस है, जब टेम्परेचर कितना होगा 298 केल्विन, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, E ऑफ ग्लास इज इक्वल टू E नॉट ऑफ ग्लास माइनस 0.059 इंटू लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, यही हो जाएगी, प्लस आएगा, प्लस तो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू PH, तो E ऑफ G इज इक्वल टू E नॉट ऑफ G माइनस 0.059 इंटू PH। तो ये रिलेशन आपको वैसे भी याद रखनी चाहिए, E ऑफ ग्लास इज इक्वल टू E नॉट ऑफ ग्लास माइनस 0.059 इंटू G। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो रहा होगा, इस चीज में कोई खास बात थी नहीं। तो ओके, नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। तो यहां से ये सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया, सॉरी नॉट ऑफ द सेल, इट इज द ऑफ द ग्लास इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड आ जाएगा, ठीक है। ओके, आई थिंक आई एम क्लियर टू यू। अब क्या करेंगे, अब अगर हमें क्या चाहिए, टू मेजर द EMF ऑफ सेल, क्या करना पड़ेगा, सेल कंस्ट्रक्ट करने के लिए, टू कंस्ट्रक्ट अ सेल, construct a cell, the glass electrode must be connected, किससे कनेक्ट करना है, connected to reference electrode के साथ आपको ये कनेक्ट करना पड़ेगा। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा, हमारा कैर्लोमल इलेक्ट्रोड, अभी बताया कैर्लोमल इलेक्ट्रोड इज आल्सो दी सैचुरेटेड इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये काम अब हमें करना है। ओके, नाउ लेट अस सी कि ये कैसे चलेगा। तो नाउ लेट अस सी, ये है हमारे पास, ओके, ग्लास इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज एनोड, ये है सैंपल सॉल्यूशन, ये है ग्लास इलेक्ट्रोड, ध्यान से देखते चले। ओके, ठीक है, ओके, ओके। तो दिस इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यहाँ पे ये रख दिया है मरकरी, दिस इज मरकरी, दिस इज मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2, कार्लोमल इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, दिस इज Hg and this is the KCl solution. Okay, just make it like this. This is saturated KCl solution, saturated KCl solution. Okay, and just connect it through the salt bridge, salt bridge से connect कर दिया गया है इसको। Okay, so this is the salt bridge. Okay,
बंद कर देते हैं भाई। दिस इज द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, दिस कैन आल्सो बी द प्लेटिनम, दिस इज 1 molar HCl, दिस इज सैंपल सॉल्यूशन, दिस इज सैंपल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इनको जो कनेक्ट करना है, याद रहे इसको कनेक्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर, लेकिन क्योंकि जो रेजिस्टेंस है ग्लास इलेक्ट्रोड, ग्लास का इन ग्लास इलेक्ट्रोड दैट इज वेरी हाई, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां पर क्या यूज करते हैं, वैक्यूम ट्यूब पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड, पोटेंशियोमीटर इज यूज, स्पेशल टाइप का पोटेंशियोमीटर यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है वैक्यूम ट्यूब पोटेंशियोमीटर। ये मैंने पहले बताया था क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड, ग्लास इज वेरी हाई, बहुत हाई है, तो हमें बहुत सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर चाहिएगा, इसी वजह से हमें चाहिए। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन क्या बन गई, सेल। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नाउ, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, दिस इज द ग्लास इलेक्ट्रोड, glass electrode, this is the sample solution, sample solution और salt bridge के through this is the Calomel electrode, Calomel electrode। ठीक है, मैं Calomel electrode लिख देता हूँ, आप लोगों को अब पता होगा कैसे लिखना है। this is Hg2Cl2 Hg और saturated KCl, saturated KCl, so this is the equation, this is the way you can write। ग्लास इलेक्ट्रोड अभी दिखाया ही था, फिर सैंपल सॉल्यूशन आ गया, सैंपल सॉल्यूशन के बाद में ये साल्ट ब्रिज आ गया, और ये आपका सैचुरेटेड कार्लोमल इलेक्ट्रोड SCE you can write। ओके, सो अब इसका E ऑफ सेल किसके बराबर आ जाएगा, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। अब कैथोड क्या है, कार्लोमल, E नॉट ऑफ कैलोमल, CAL लिख देते हैं, या SCE लिख दूं, E ऑफ सैचुरेटेड कार्लोमल इलेक्ट्रोड माइनस E नॉट ऑफ ग्लास लिख देते हैं। सॉरी, नॉट स्टैंडर्ड नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ आप किसी भी कंसंट्रेशन पे मेजर करेंगे। ऑफ ग्लास, ग्लास का वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, तो इसको इधर ले आते हैं, E ऑफ ग्लास इज इक्वल टू E ऑफ SCE माइनस E, यही आ गई ना वैल्यू। लेट दिस वाज द इक्वेशन 1 एंड लेट दिस इज द इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, Eg की जगह पे वैल्यू पुट करो, E नॉट ऑफ G माइनस 0.0591 इंटू PH इज इक्वल टू E ऑफ SCE माइनस EMF, जो ये वैक्यूम ट्यूब पोटेंशियोमीटर से निकाला है। तो अब इसको उस तरफ ले जाते हैं और इनको इधर ले आते हैं, E नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड माइनस E ऑफ SCE माइनस प्लस हो जाएगा, E इज इक्वल टू 0.0591 इंटू PH। तो PH वैल्यू किसके बराबर आ गई, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SCE कार्लोमल इलेक्ट्रोड E बाय 0.0591। सो दिस इज द PH, यही हमें मेजर करनी थी। अब सबसे बड़ा सवाल जो आता है, मेजरमेंट ऑफ E नॉट ऑफ G, मेजरमेंट ऑफ E नॉट ऑफ G। आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड कैसे मेजर करोगे, मेजरमेंट ऑफ E नॉट ऑफ G। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड कैसे किया जाता है, तो E नॉट ऑफ G कैन बी measured by using the solution, by placing the electrode in solution of non concentration, और जनरली वो क्या है, 1 मोलर। ये जो सैंपल सॉल्यूशन रखा गया है, आप सैंपल सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड कंडीशन में लेके मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग दी अगेन पोटेंशियोमीटर के साथ लगा के, समझ गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द ग्लास इलेक्ट्रोड। पहले इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, कैसे निकालोगे वो मैं बता ही चुका हूं। दिस E नॉट ऑफ G वैल्यू डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन
ऑन नेचर ऑफ ग्लास की नेचर पे एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे, जो अंदर लिया गया है, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपने लिया है, इन दोनों पे डिपेंड करेगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ग्लास जो मैंने कंस्ट्रक्शन दी है, जो मैंने कंपोजिशन दी है, वही यूज हो, दूसरा भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको हर बार ई नॉट ऑफ जी निकालनी पड़ेगी। ई ऑफ एस सी ई, जो आपके पास सैचुरेटेड कार्लोमल इलेक्ट्रोड है, उसकी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है, और ई एम एफ हमने यहाँ से मेजर किया है, तो पी एच आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सो यू विल बी कैपेबल टू सॉल्व दी फाइंड आउट दी पी एच ऑफ द सॉल्यूशन। अब एडवांटेजेस क्या हैं, इसकी एडवांटेजेस बताते हैं। तो इसकी सबसे पहले एडवांटेजेस क्या है, द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड इजीली, अटेन्ड इन वेरी स्मॉल टाइम, और मैं यहां लिख सकता हूं इंस्टेंटली, तभी के तभी इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। भाई मैं बता चुका हूं पहले ही क्या था ये। दूसरी चीज जो है ये है, इट इज वेरी इजी टू सेटअप, आप इसको आराम से सेटअप कर सकते हो, सिंपली ग्लास इलेक्ट्रोड को इमर्स ही करना है। तीसरी एडवांटेज क्या है, देयर इज नो पॉइजनिंग ऑफ किसकी, देयर इज नो पॉइजनिंग ऑफ the electrode by the oxidizing or reducing agents। ये जरूरी तो है नहीं कि ये हर बार एनोड का ही काम करे, ये कैथोड का भी काम करेगा। तो ऑक्सीडेशन जरूरी नहीं, रिडक्शन भी हो। तो वो क्या है कि आप देखेंगे कि कोई भी रिएक्शन इस इलेक्ट्रोड पे नहीं हो रही है, जो ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आपने लिया है। देयर इज जस्ट द ट्रांसफरेंस ऑफ आयंस। ठीक, आयंस की ट्रांसफरेंस की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। तो दीज आर द एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज भी अगर आप लोग खुद से अंदाजा लगाओ तो क्या होंगी डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे यूज किया जा सकता है। ओके, मैं यहाँ इसको मिटा ही देता हूं। इसकी क्या है कि इट इज used to measure the pH of solution up to 9। बहुत ज्यादा एल्कलाइन सॉल्यूशंस जो हैं उनके केस में आप ये यूज नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, आपने देख लिया कि ये सोडियम सिलिकेट का ग्लास है, तो क्या होता है अगर हम बहुत ज्यादा एल्कलाइन सॉल्यूशन ले लें तो वो क्या करेगा, दैट हैज द एबिलिटी टू डिसॉल्व दिस ग्लास, वो इस ग्लास को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 9 pH तक का मेजर कर सकते हैं। लेकिन आजकल मैं आपको ऐसे बता दूं कि आजकल ऐसे ग्लास भी बनाए गए हैं जिनमें आप pH 13 तक भी जिन सॉल्यूशंस की pH 13 तक है, मतलब विच आर हाईली अल्कलाइन, उनकी भी EMF आप मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग दी ग्लास इलेक्ट्रोड। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट दी all about the glass electrode। तो this is all about the applications खत्म हो जाती हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा ग्लास इलेक्ट्रोड को कंक्लूड कर देता हूँ। तो ग्लास इलेक्ट्रोड को कंक्लूड कर देते हैं। मैंने कुछ इक्वेशंस लिखी हैं। ग्लास इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये स्पेशल डिजाइन का है जिसका मेल्टिंग पॉइंट तो है लो और कंडक्टिविटी क्या है, दैट इज वेरी हाई। कंडक्टिविटी हाई है और मेल्टिंग पॉइंट कम है। ठीक है, ये ऐसा ग्लास लेना है। इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस वजह से जनरेट होती है, ड्यू टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड द नेचर ऑफ ग्लास। किस वजह से होती है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ या ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ
migration of hydrogen ion across the glass membrane. ग्लास मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, हाइड्रोजन आयन चलेंगे, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ग्लास आएगा दैट इज ई नॉट ऑफ जी माइनस .0591 इंटू पी एच आएगा, ठीक है। जब रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या यूज किया जाएगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज्ड is saturated Carlomal electrode and it acts as cathode with respect to the glass electrode के with respect to, ये हमने जो निकाली थी वैल्यू, ये हमने निकाली थी कैसे, ग्लास इलेक्ट्रोड को कैथोड मान के, ठीक है। क्योंकि सबको पता है कि जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकालते हैं तो वो हमेशा रिडक्शन ऑफ रिएक्शन की निकालते हैं, इसीलिए मैंने इसको कैथोड मान लिया था। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है तो E ऑफ C माइनस E ऑफ A, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड पे कौन था हमारे पास, ये था कैथोड, E नॉट ऑफ G माइनस .0591 इंटू पी एच माइनस E ऑफ एनोड इज व्हाट, एनोड क्या है, ग्लास इलेक्ट्रोड। सो दिस इज E। ये आ गया कि नहीं आ गया अब हमारे पास, अच्छा गलत जगह पे रख दिया भाई। E कैथोड इज E ऑफ SCE माइनस E नॉट ऑफ G माइनस माइनस प्लस .0591 इंटू पी एच। तो लो जी ये वैल्यू आ गई। अब स्टैंडर्ड EMF ऑफ ग्लास निकालना है, वो आपको नॉन सॉल्यूशन लेके EMF निकाल लेना, आ गया बस, ये बताया बस मैंने आज अभी तक आपको, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी एप्लीकेशंस। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, कई बार क्वेश्चन को घुमा फिरा के एग्जामिनर देता है और वो क्या देता है, दैट इज दी इन दी पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, कि भाई पोटेंशियोमेट्रिकली आप एप्लीकेशन बताओ कैसे मेजर करोगे पीएच को। तो इसके लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस पढ़े उससे पहले आप लोगों को टाइट्रेशंस पता होनी चाहिए कि टाइट्रेशंस क्या होती हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन होता है क्वांटिटेटिव, पता होगा वैसे सबको, क्वांटिटेटिव एनालिसिस टू मेजर कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इज नॉन एज टाइट्रेशन। सिंपली ये होती है टाइट्रेशन। तो भाई किसी भी एनालाइट का भी बताता हूं क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ताकि उसकी कंसंट्रेशन पता चल जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन जनरली कैसे किया जाता है, इट इज यूज्ड बाय taking a sample solution whose concentration to be analyzed, जिसकी concentration analyze करनी है, that is sample solution, it is used by taking a sample solution known as, क्या बोलते हैं, analyte, जिसको analyze करना है, analyte, unknown sample of unknown concentration, that is the analyte। वो analyte है in titration flask, एक फ्लास्क में ले लिया जाता है, and it is used by taking a sample solution known as analyte in titration flask and titrated against a standard solution of known concentration in known as, उसको क्या बोलते हैं, known as titrant, क्या बोला जाता है उसको, titrant in ब्यूरेट में ले लेते हैं, ठीक है भाई। कैसे की जाती है टाइट्रेशन, एक तो ले लेते हैं टाइट्रेशन फ्लास्क, ये टाइट्रेशन फ्लास्क ले लिया, इस टाइट्रेशन फ्लास्क में
क्या लिया जाता है, एक सैंपल सॉल्यूशन लेंगे ऑफ अननोन कंसंट्रेशन जिसको क्या बोलते हैं, एनालाइट, और इसको किसके अगेंस्ट टाइट्रेट किया जाता है, ये ब्यूरेट ले ली, ब्यूरेट में क्या डाल देते हैं, दिस इज एनालाइट, दिस इज टाइट्रेट, दिस इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन, इसके अगेंस्ट इसको टाइट्रेट करते हैं। क्लियर है? तो पहली चीज टाइट्रेशन क्लियर होगी, क्लियर। अब क्या होगा, टू मेजर द concentration of analyte, titrant is added to the analyte in small lots, छोटे छोटी अमाउंट में क्या करते हैं हम लोग, टाइट्रेंट इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, टू द एनालाइट इन स्मॉल लॉट्स, छोटी छोटी अमाउंट्स में, एंड अलाउ द रिएक्शन between the titrant and analyte। जैसे ही ऐड करोगे तो टाइट्रेंट और एनालाइट में क्या होनी शुरू हो जाएगी, रिएक्शन शुरू हो जाएगी, ठीक है। when the reaction is completed, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, then end point is attained, end point attain होगा आपको जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, जब रिएक्शन पूरी हो चुकी है, क्लियर। जैसे कि यहाँ पे आपको पता चला कि 10 मोल थे किसके, HCl के, ठीक है, हमें पता नहीं था कि 10 मोल हैं, पर ये हमने डाला ऊपर से NaOH, तो NaOH का 1 मोल डाला, जैसे कि 1 2 3 4 5 ही ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते, 5 पहला डाला, ये 1 मोल को न्यूट्रलाइज कर दिया, फिर दूसरा डाला दूसरे को, तीसरा डाला तीसरे को, चौथा डाला चौथे को, पांचवा डाला पांचवें को, कर दिया। अब हमने जैसे ही अगला मोल डाला तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा बेसिक हो गया, पहले एसिड था, रिएक्शन होने लग रही है, तो जैसे ही 5 मोल कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिए NaOH ने, तो जैसे ही अगला डालोगे तो वो क्या देगा, एंड पॉइंट विल बी रिफ्लेक्टेड। तो ये जो एंड पॉइंट है ये कैसे ऑब्जर्व होगा, एंड पॉइंट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय यूजिंग internal indicators like, कैसा इंडिकेटर है, इंटरनल इंडिकेटर्स लाइक फिनोफ्थलीन इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस में फिनोफ्थलीन जैसे यूज होता है, वैसे ही इंटरनल इंडिकेटर आप डालोगे, तो जैसे ही 5 मोल डाल दिया, डालते चले गए, जैसे ही छठा मोल डालोगे तो छठा मोल क्या होता है, फिनोफ्थलीन जो है वो वैसे तो कलरलेस है इन एसिडिक मीडियम, लेकिन जैसे ही एल्कलाइन मीडियम जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, पिंक कलर। तो जैसे ही ये पिंक कलर आ जाए, लाइट पिंक कलर, इसका मतलब क्या हो गया, एंड पॉइंट आ चुका है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन such titrations are known as such titrations in which internal indicators are used, such titrations in which internal indicators are used, internal indicators are used to represent concentration of analyte are known as, उनको बोला जाता है volumetric titrations, they are the volumetric titrations, ठीक है, they are the volumetric titrations। but if अगर हम लोग
if instead of using using internal indicator क्या यूज करें, इंडिकेटर EMF इज नहीं इंडिकेटर है, इंडिकेटर पोटेंशियोमीटर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, टू मेजर EMF is used to observe end point और इसका एक और नाम भी है इक्विवेलेंस पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी बताऊंगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को तो और भी ज्यादा, ऑफ इन्फ्लेक्शन then such titrations are known as क्या बोलते हैं भाई, known as potentiometric titrations। अगर हम लोग एंड पॉइंट कलर से पता करते हैं इंटरनल इंडिकेटर डाल के, तो वो तो हमारी है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस। पर अगर हम लोग क्या करें, एंड पॉइंट का पता करने के लिए इंटरनल इंडिकेटर नहीं डालते हैं, क्या डाल देंगे हम लोग, करते हैं पोटेंशियोमीटर को। अगर हम लोग कंडक्टेंस को अगर डालें कंडक्टेंस के बेस पे, तो वो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन हो जाएंगी। पीएच मेजर करें, एंड पॉइंट के लिए पीएच मेजर करें, तो वो पीएच मीट्रिक टाइट्रेशंस हो जाएंगी। ऐसे ही अगर ईएमएफ मेजर करके एंड पॉइंट का पता चले, तो उसको बोला जाता है क्या, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस। ठीक है, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो अब आते हैं असल मुद्दे पे, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस में होता क्या है। इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस में क्या होगा, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस a cell is constituted using the indicator electrode। यहां पर इंटरनल इंडिकेटर नहीं डाला गया है, बल्कि इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज द indicator electrode and reference electrode ये यूज किया जाता है भाई। एक तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और उनको साल्ट ब्रिज से एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। अब बात करेंगे, पहले मैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स बताऊंगा आप लोगों को। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, तो पहले तो यही जानना जरूरी है हम लोगों को। द इलेक्ट्रोड्स यूज्ड टू measure the concentration of analyte in terms of EMF are known as